हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लैंड। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का या फिर यूपी पुलिस का, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लैंड पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं नौटंकी, कर्मा, छपेली, चौनफुल। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित क्या है, लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य किसके प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा। उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया था। क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग किस सन में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में। कब किया गया था, तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होता है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार, क्या पूछा गया है, ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपके ऑप्शन है, जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति होता है उत्तरदायी, या फिर पुलिस अधीक्षक के प्रति, या फिर ग्राम प्रधान के प्रति, या फिर जिला अधिकारी के प्रति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो ग्राम चौकीदार होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिला अधिकारी के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जिला अधिकारी के प्रति ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है। क्या पूछा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिमला में। कहाँ पर है, तो शिमला में आलू अनुसंधान स्थित है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। साथियों, ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं, तो अच्छे से वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्न नंबर 6 है, नीति आयोग निम्न में से किसके स्थान पर जनवरी 2015 में स्थापित किया गया है। स्थापित मतलब नीति आयोग की जगह कौन सा आयोग बनाया गया है। नीति आयोग को हटाकर फिर कौन सा आयोग बना दिया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा सही। तो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था जनवरी 2015 में। नीति आयोग की जगह कोई दूसरा आयोग स्थापित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग बन गया था। नीति आयोग को हटाकर जनवरी 2015 में योजना आयोग स्थापित कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं। क्या पूछा गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, धारा 31 के अधीन, धारा 32 के अधीन, धारा 21 के अधीन, धारा 28 के अधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 31 के अधीन। किसके अधीन, धारा 31 के अधीन। प्रश्न नंबर 8 है, साथ ही यूपी पुलिस का एक बड़ा एग्जाम होने वाला है, तो उसमें कोई नॉर्मल लैंग्वेज के तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, और ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। मैंने इनकी लैंग्वेज में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसी लैंग्वेज थी मैंने उसी तरीके से दी है। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ी बड़ी लैंग्वेज देखकर, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी लैंग्वेज ठीक इसी प्रकार से आने वाली है। तो प्रश्न नंबर 8 है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ पूछा गया है कि पुलिस अधिनियम 1861
61 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। कैसे, किसके द्वारा की जा सकती है? तो आपकी ऑप्शन है, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से की जा सकती है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पूछी गई है। ठीक है, इतना ध्यान रखें, किसके द्वारा की जा सकती है, या फिर पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा की जा सकती है, या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा सकती है, या फिर पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्ति की जा सकती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पूछा गया है कि केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया गया था, मतलब कब आया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा ही जाता है जब भी पुलिस का एग्जाम होता है, तो इसको थोड़ा याद रखें कि केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1988। यहाँ पर डेट गलत हो गई है, यहाँ पर है 1888, यहाँ 1988 हो गया, इसको सही कर लें, 1888 है यहाँ पर। ठीक है, 1888 में आया था। क्या आया था? केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम। ठीक, जिसका राइट आंसर वैसे हो जाता ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ 1900 टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसका सही जवाब कर लें 1888। कब आया था? 1888 में केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? राष्ट्रीय हित के लिए मतलब राष्ट्र का हित करने के लिए हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको प्रभावी बनाना चाहिए? पुलिस व्यवस्था, या फिर मूल अधिकार? आपका ऑप्शन सी है पूंजीवाद, ऑप्शन डी आयात निर्यात। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस व्यवस्था को। किसे? पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान क्या था? एक चीनी यात्री था, मतलब चीन से आने वाला था। तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में आया था चीनी यात्री फायान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 12 है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो ये की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी, किस सुल्तान ने? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13 है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो आपको ये भी एक प्रश्न हो गया यहाँ पर कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? युद्ध 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि किसके मध्य लड़ा गया था, यहाँ डेट नहीं पूछी गई। ये डेट तो प्रश्न में दी है। आपकी ऑप्शन है अकबर हेमू के बीच में हुआ था, या फिर अकबर राणा सांगा के बीच, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। आपका ऑप्शन डी है बाबर मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर थे और कौन थे एक साइड में? महाराणा प्रताप थे। और ये कौन सा युद्ध था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में? तो हल्दी घाटी का युद्ध था। कब हुआ था? तो सन 1576 में हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन सी अकादमी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में। कब हुई थी? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? मतलब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, मतलब किस वाद्य यंत्र के लिए वो सबसे ज्यादा फेमस थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहनाई। किसके लिए थे फेमस? तो शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 16 है, रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? कौन सा शहर? रोम शहर। तो जो रोम शहर बसा हुआ है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है।
कौन सी नदी है, याद रखना इसको, टाइगर नहीं, टाइबर। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, साथियों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है शिमला प्रपात, होंगेनकल प्रपात, यहाँ प्रताप हो गया है, प्रपात है। प्रश्न ऑप्शन सी है कोर्टलम प्रपात, जोग प्रपात। तो आप इतना याद रखें, जो सबसे ऊंचा प्रपात है वो है आपका जोग प्रपात। कितना? जोग प्रपात सबसे ऊंचा प्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ठीक है, तो गुजरात है आपका, समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है, और क्या है, गोवा भी आपका कहाँ पड़ता है, समुद्र के किनारे है। और महाराष्ट्र भी आपका कहाँ है, प्रायद्वीपीय जो भारत बोला जाता है, तो इधर ही डायरेक्शन में है ये तीनों, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये तीनों समुद्र के किनारे स्थित हैं। बचा कौन सा आपका, राजस्थान। तो राजस्थान समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। ऐसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? क्या पूछा गया है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। किस क्षेत्र में है अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा? वो है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? रिट हम कहाँ डालते हैं? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, तो वहां हम रिट को डालते हैं, लेकिन किसके विरुद्ध सिर्फ डाल सकते हैं? ऐसा कौन सा सरकारी पदाधिकारी है जिसके विरुद्ध केवल वो रिट डाली जा सकती है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बंदी, उपस्थापन, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण। तो ये आपके रिटों के नाम दिए गए हैं। तो ऐसी कौन सी एक रिट है जो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध डाली जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा परमादेश रिट। कौन सी है? परमादेश रिट एक ऐसी रिट है जो सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध डाली जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में, यहाँ आय नहीं है, आय इनकम से नहीं है, आयु, एज, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? ठीक है, कितनी एज होनी चाहिए तब हम वोट दे सकते हैं? तो वोट देने के लिए जो उम्र रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। कितनी वर्ष रखी गई है? 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 23 है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? आप ऐसे भी कह लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था है वो किस अनुसूची में आती है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची। ठीक है, और किस मतलब ये पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन में आती है राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, तो वो आती है 73वें संविधान संशोधन में। किस में आती है? 73वें संविधान संशोधन में आती है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, अनुसूची पूछी जाए तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या है? 11वीं अनुसूची है। प्रश्न नंबर 24 है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी रचना है? तो एक रचना है द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है अर्धंती राय, प्रतिमा देसाई, किरण देसाई, या फिर आर हॉन पामोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई। ये किसकी रचना है? ये किरण देसाई की रचना है। कौन सी रचना थी? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है?
अगर कोई बच्चा है तो उसमें पितृत्व स्थापित करने के लिए, मतलब इसका पिता कौन है, तो डीएनए चेक करने से ही तो हमें ये सब पता चलता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी तकनीक का मतलब प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या पूछा है? जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पूछा गया है कि जब जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है द्रव ठंडा हो जाता है, द्रव ठंडा हो जाता है, द्रव उबलने लगता है, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव बाष्पीकृत होने लगता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव उबलने लगता है। किस कंडीशन में? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? फिर द्रव उबलने लगता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। जो उत्तर प्रदेश में राजभाषा का इसे मतलब अधिकार प्राप्त है उर्दू को, तो किस वर्ष इसको घोषित किया गया था राजभाषा के रूप में, उर्दू भाषा को। तो आपकी यहाँ पर सन दी गई है 1986 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1991। तो ये किया गया था आपका 1989 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको किस नाम से भी और जाना जाता है? बनरौत। बनरौत उसका एक सेकंड नेम है, लेकिन यहाँ पूछी गई है कि जनजाति कौन सी है जिसको बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की एक राजी जनजाति है जिसको बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। और यूपी पुलिस का अगर आपका एग्जाम है तो उसमें जनजाति से एक प्रश्न तो आएगा ही, तो जनजातियां भी याद रखें। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है। क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है। लखनऊ में है, इलाहाबाद में, वाराणसी में, हरिद्वार में। तो किस जगह पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। ये जो उत्तर प्रदेश का भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। आप भातखंडे से याद रखें, भातखंडे महाविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महाल नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। क्या पूछा गया है? महाल नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ में महाल नोविस मॉडल का संबंध जोड़ा गया है। ठीक है, और यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आपको कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और आप सभी की आज की वीडियो के कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी बताया करें। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी थी, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।